आप सभी का गोल्डन JK 21 में फ्रेंड्स फाइनली अगला मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग जो है करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 13। 71st BPSC के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और इस कड़ी में आपको सेट प्रैक्टिस देना कितना महत्वपूर्ण है आप सबको बखूबी से पता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 जो वीडियो दिया था उसमें 1 से लेके 70 क्वेश्चन तक मैं करवा दिया था डिटेल एनालिसिस के साथ। आज के वीडियो में हम लोग जो है 71 से लेके 150 क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है प्रैक्टिस है आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और 14वां मॉक टेस्ट कल आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेके 70 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन और मॉक टेस्ट नंबर 13 का, तो आप जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ अभी मैं 60 डेज़ का मास्टर प्लान लेके आया हूँ, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का थ्योरी क्लास कंप्लीट करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्लोट वाइज में। तो सारे सब्जेक्ट एक साथ, और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में आपको 4 क्लास मिल रहा है, सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो बहुत कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और हम लोग का टारगेट ही है कि 60 डेज़ में 115 प्लस का, है ना, और बिल्कुल पॉसिबल है, जितना कर पा रहा हूँ करते जाइए। तो जो लोग इस बैच में आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना ये है कि ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे नंबर लिख भी देता हूँ, ये नंबर है 7319924130, है ना, यहाँ पे सेम नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके सेम नंबर पे या फिर आप इस नंबर पे भी 93 नंबर पे भेजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, साथ में अपना नाम भी लिख के भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। इसका फ़ी मात्र जो है अभी कम कर दिया हूँ, 1599 है मात्र इसका फ़ी है, और इसमें सम कंप्लीट जो है पैकेज है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे भाई मॉक टेस्ट के लिए भी ऑलरेडी जो है यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट है, आप देख सकते हैं, और इसका फी 599 ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर वही है, ठीक है। और पेमेंट नंबर ये है, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर मैं आपको बता ही दिया हूँ, ये है पेमेंट का नंबर 7319924130, है ना, ये 41 है 4130, इस नंबर पर आप पेमेंट करके भेज सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे, उसके बाद आपको यहाँ पे भी जोड़ दिए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है और आइए हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है भाई, यहाँ से शुरू करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैं आपको 1 से लेकर 70 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, नहीं देखे वो वीडियो तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, है ना। और अगला जो टेस्ट आएगा मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में मैं पूरा करवा दूँ, और मेरा रहेगा भी अगले वीडियो से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और चूँकि ये बिहार के संदर्भ में है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, मायने रखिएगा। तो यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो इसे कहाँ पे, बिहार के कौन से ज़िले में दफन किया गया, है ना। तो सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार के नालंदा में, बिहार के नालंदा ज़िले में। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक था वो, है ना, जिसका नाम था, दोबारा सुनिए, कश्मीर घाटी का यह जो है कौन, तो आप कहिएगा सर यूसुफ शाह चक। कश्मीर घाटी का ये अंतिम मुगल शासक था, जिन्हें देखा जाए तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, और निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक का मृत्यु हो जाता है। कब, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं 1592 ईस्वी में। जब इसे बिहार में 1592 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, तब बिहार के नालंदा जिला में जो है इसे दफना दिया जाता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, माइंड में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है उन्नत नहीं है, अन्न है ना, अन्न है, अन्न के ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ, अन्न के ऊपर जो है, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन जो है अन्न के ऊपर कर, मतलब कि टैक्स समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ये सभी लोग, आप लोग बहुत कायदे से दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, जी के तसल, है ना। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जाके पढ़ लेना, नहीं किए हो तो। अब देखो, तो क्वेश्चन था कि भाई अन्न के ऊपर में टैक्स को समाप्त कर दिया था, तो कौन प्रसिद्ध है इसके लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी का आप नाम जरूर सुना होगा, आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बातें बता देता हूँ। देखो भाई, सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो किस नाम से जाना जाता था, तो गज ए सिकंदरी, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, गज ए सिकंदरी के नाम से ये प्रसिद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी गज का प्रयोग कालांतर में, गज ए सिकंदरी का प्रयोग जो है कालांतर में क्या हुआ, तो शेर शाह सूरी द्वारा क्या किया गया, ये अपनाया गया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और सुल्तान सिकंदर लोधी ने
अनाज से जो है जकात का मतलब होता है कि संपत्ति का जो कर था उसे समाप्त किया था। प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और आप अलग अलग राइटर का बुक भी पढ़ेंगे हिस्ट्री का ना, तो मतलब कि मैक्सिमम इतिहासकार ने जो है जो सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड था तो उसे समृद्ध बताया है ना। खैर आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन, या फिर आप इसे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कब, तो ये 1780 ईस्वी में जो है हराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और कितने लोग सही जवाब दे पाते हो मैं देख रहा हूँ, है ना। जाहिर सी बात है सभी लोग जो आंसर टिक करेंगे, है ना, क्या करेंगे, है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है पोल्लीलूर में, है ना, बी इज़ द राइट आंसर होगा। देखो भाई, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, तथा फ्रांसीसी सहायता का जो है वचन ले लिया, तथा कर्नाटक पर जो है कब, तो ये जुलाई की बात है, 1780 में आक्रमण करके आरकाट पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था, है ना। और टीपू ने क्या करेगा, तो यहाँ पे हेक्टर मोनरो की सेना को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्टर मोनरो की सेना को जो है तो पोल्लीलूर में या फिर पोल्लीलूर नामक स्थान पर जो है हरा दिया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो भाई, आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। अब देखो भाई, लागू नहीं पूछा है, समाप्त पूछा है। तो आपने वारेन हेस्टिंग का नाम जरूर सुना होगा, और इनका जो कार्यकाल था 1772, है ना। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। देखिए, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में, है ना, 1772 ईस्वी में बोला हूँ, माइंड में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त का निर्णय यहाँ पे लिया था, और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को जो है आज्ञा दी कि भाई वे स्वयं दीवान बने, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अगर मैप पे आप देखेंगे तो इस क्षेत्र के बारे में इन्होंने चर्चा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया ना, एक मिनट, देखो ये अपना प्यारा सा अभी प्रेजेंट टाइम का इंडिया का मैप है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये इस वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना। दोबारा सुनिए, यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को जो है आज्ञा दिया कि भाई वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले। तो वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों, कौन था दोनों उप दीवान उस समय, तो मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे जो है पद से हटा दिया था, पदच्युत कर दिया था। और द्वैध शासन की शुरुआत जो शुरू हुआ था, आप सबको पता है कि ये द्वैध शासन प्रणाली जो शुरू हुआ था 1765 में, है ना, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 1765 में तो द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ था, लेकिन हटा दिया गया था 1772 में। अच्छा, शुरू कौन किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था द्वैध शासन प्रणाली। तो शुरू जो है किया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव, समाप्त कर दिया 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बताया हूँ, और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई, शी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो है, इस पुस्तक में बोल रहा हूँ, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी। आंसर टिक करेंगे तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो भाई, दादा भाई नौरोजी की मैं बात कर लूँ, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने कब, तो 1800, ये डेट ध्यान रखना, है ना, कब, तो 1865, ये डेट पूछे जाते हैं। तो 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन करता है ना, और जिसका कार्य जो है भारत के दुख दर्दों का प्रचार प्रसार करना था, जो लंदन में किसका, तो लंदन में इंडिया सोसाइटी का गठन करता है, तो है ना। और एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रखना कि 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी पर जो है टिकट पर वो लड़ा था, हाउस ऑफ कॉमन्स में, जाहिर सी बात है चुनाव लड़े और जीते भी थे, आप सबको पता होना चाहिए, और ये पहले भारतीय थे वहाँ के जीतने वाले। दादा भाई नौरोजी जो है अपनी पुस्तक, इनका पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला है, और धन के बहिर्गमन, मतलब कि धन का निष्कासन, जिसे हम लोग धन के निकास सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इसी पुस्तक में पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है 1857 के दौरान या फिर 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था, है ना, दौरान नहीं होगा, दुश्मन होगा, कौन था। 76 का बिल्कुल ए, तो अहमदुल्ला शाह, मौलवी, इसका पूरा नाम ही है मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए, मौलवी
अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद, कहाँ पे, यूपी के फैजाबाद में 1857 में, कब, तो 1857 की जो महान क्रांति हुआ था, तो ये फैजाबाद में अपना नेतृत्व किया था। ये अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था, ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर पे अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो वह मूलतः तमिलनाडु में जो है अरकाट के रहने वाले थे। ये जो है तमिलनाडु के जगह का नाम था अरकाट, है ना, अरकाट के जो है रहने वाले थे, पर वह जो है यूपी के फैजाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने भारत में विभिन्न जो है धर्मानुयायियों को, है ना, आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग, ये स्टेटमेंट दे के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह स्टेटमेंट किसने कहा, यह स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, तो सारे लोग काफिर अंग्रेजों के, है ना, काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये स्टेटमेंट या ये वक्तव्य किसने दिया, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दिया था, है ना, आपने देख लिया 1857 के विद्रोह के दौरान। और इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह जो है अदम्य साहस के गुण से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में कहा। ध्यान रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया का जो है यहाँ पे क्या किया था भैया, घोषणा भी किया था, इनाम रखा था, है ना, कि आप इसका गिरफ्तार कर लेते हो तो भाई हम आप, ब्रिटिश सेना को बोला है ब्रिटिश सरकार ने, अगर आप इसे गिरफ्तार करते हो तो आपको 50,000 रुपया भी इनाम में मिलेगा। तो देख सकते हैं इसके बारे में अच्छे से सारी चीज़ें आपने समझ भी लिया है और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित है 77 का। कितने लोग सही जवाब दे पाओगे, है ना, सही सुमेलित है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। ये जो, हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये व्यक्ति है और यहाँ पे पुस्तक का नाम है, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, महान व्यक्ति का, और इनके पुस्तक यहाँ पे है इस साइड में। तो आपसे कुछ चूज करना है। देखो भाई, ये एनी बेसेंट जो है ना, इन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक लिखा था, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बाकी सब गलत था, ठीक है। आगे बढ़ते हो भाई, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना ना तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो थ्योरी क्लास पढ़ाया हूँ या फिर आप जिस भी बुक से पढ़े हो तो आपको यहाँ से पता लगना चाहिए कि ये जो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट का मतलब भी यही होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। और ये मॉक टेस्ट पे सारे क्वेश्चन जो लिया हूँ, सारे क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न को फॉलो किया है जो बीपीएससी करता है। क्वेश्चन है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो 78 नंबर का आंसर बिल्कुल सभी लोग जो आंसर देंगे, ये ज्योतिबा फूले का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो बी हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये जो है कब, तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापना किया गया था। ज्योतिबा फूले की जन्म होता है भाई, ये भी कई बार पूछे जाते हैं, यानी इसका जो जन्म हुआ था ये 1827 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, इतना ईस्वी में। और ये एक माली के घर में इनका जन्म होता है और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का जो संचालन किया और इन्होंने अपनी पुस्तक जिनका नाम है गुलामगिरी, प्रश्न पूछे जाता है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है ना, गुलामगिरी तो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया है ना। तो गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके जो है अवसरवादी धर्म ग्रंथों से जो है ये निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया है ना, कौन, ज्योतिबा फूले। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैंने करा या बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर जो है क्रमवार आपको सजाना है, ठीक है, 79 का। तो अच्छा, ये टाइम पीरियड के हिसाब से आपको सजाना है। तो बम्बई एसोसिएशन का स्थापना कब होता है, मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब होता है। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, है ना, तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो बम्बई एसोसिएशन का स्थापना मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ तो आराम से आप बोल सकते हो कि भाई सर ये आंसर होगा। तो ये 1852 में होता है, ठीक है, 1852 में इसका स्थापना होता है, इसका बम्बई एसोसिएशन के अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इंडियन लीग का स्थापना सितंबर 1875 में होता है, तो इसका जो है 1875 कर लो, 1875 में होता है, ठीक है। शिशिर कुमार घोष के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में होता है। ओहो माफ़ी चाहता यार, इंडियन लीग का हुआ था कहाँ पे, तो ये इंडियन लीग का स्थापना हुआ था 1875 में, है ना, 1875 में, अगस्त 1875 में, ये भी ध्यान रखना, ये मंथ भी पूछे जाते हैं। तो 1875 में होता है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था यहाँ पे 1876 ईस्वी में, है ना, मतलब कि जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापना किया गया था, है ना। और महाजन सभा का जो स्थापना हुआ था, है ना, मद्रास महाजन सभा का, ये 1884 में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे 1884 लिख लो, है ना, 1884 ईस्वी, ठीक है। तो ये इसका था। तो और ये इसका जो है एस रामास्वामी मुदलियार और बी जो है राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी जो है आनंद चार्लो द्वारा स्थापित किया गया था मद्रास महाजन सभा का, ठीक है ना। तो आप क्रम में देख लो, तो ये
1884 है, देखो 1884 है तो इसका मतलब पहले नंबर पे ये आ जाएगा, नहीं पहले नंबर पे ये नहीं होगा, पहले नंबर पे तो एक वाला आ जाएगा ना, क्योंकि ये 1852 है तो पहले पे एक आ जाएगा, उसके बाद जो है 2 आ जाएगा, 1800 नहीं 2 नहीं, ये 1876 है तो ये, और ये 1875 है, मतलब कि 4 आ जाएगा है ना, 4, उसके बाद 3, उसके बाद कौन सा होगा तो 2। इस तरीके से देख लो जिस ऑप्शन में है तो ये डी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न पूछे जाते बिल्कुल टी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन था, है ना, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए लॉर्ड डफरिन के बारे में बात कर लो तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस का स्थापना जो होता है ये 1885 ईस्वी में, ध्यान रखना 1885 ईस्वी में। दोबारा सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल भी पूछ लेते हैं कई बार, है ना। तो इसका जो समय टाइम पीरियड था ये 1884 से लेके 1888 ईस्वी था। ठीक है, इस समय का समय पीरियड था, टाइम पीरियड था। ठीक है, तो उसने जो है कांग्रेस को जो है यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। कौन कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था, है ना, क्योंकि कांग्रेस का जिस समय स्थापना हुआ था तो कांग्रेस वायसराय कौन था भारत का, तो ये लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन ही जैसे बात है इसे मजाक उड़ाएगा कि यह जो है यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जो है संस्था है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की मैं बात करूँ तो यह एक महत्वपूर्ण घटना में से एक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ध्यान रखिएगा ये तीनों पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन जो है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैसी का, तो जो आंसर टिक कर रहे हो आप लोग भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए भाई अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं है कि अबुल है, अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ क्या, तो वर्ष जो है कब, तो आप कहेंगे सर 1940 से, कब से 1940 से लेके 1946 तक, है ना, 1940 से लेके 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व जो है यह सबसे लंबा कार्यकाल था, आप सबको पता होना चाहिए, आज़ादी से पहले। और आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले व्यक्ति की मैं बात कर लूँ कांग्रेस का, बाद जो है लंबे कार्यकाल वाले जो अध्यक्ष जो है सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1978 से 84 रहा है। उसके बाद राजीव गांधी, है ना, उसके बाद सोनिया गांधी, और सबसे लंबा कार्यकाल की मैं बात कर लूँ, सोनिया गांधी का शायद सोनिया गांधी का जो रहा है ये 1998 से लेकर 2017 तक, ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। कब से, जब देश आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद की मैं बात कर लूँ तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रम में ध्यान रखना। और सोनिया गांधी का जो कार्यकाल रहा है, मैं लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोनिया गांधी का जो है कार्यकाल रहा है ये रहा है 1998 से लेके 2017 तक, है ना। ये देश जब आज़ाद होता है तो आज़ाद होने के बाद ये सबसे ज़्यादा था, आज़ाद से पहले सबसे ज़्यादा। देखो क्या पूछा था क्वेश्चन, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, तो ये अबुल कलाम आज़ाद, ये आज़ादी से पहले का है। तो ये डेटा पूछे जाते हैं, आज़ादी का बाद का भी मैं बता दिया हूँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए कथनों पर कूट का प्रयोग करके आंसर टिक करना है। ठीक है, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका गठन किया था, बिल्कुल है। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो जो आंसर हो जाएगा भाई, दोनों सही हो जाएगा ना, कहीं कहीं आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं भाई, इसका जो है सी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है ना। तो ये ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस की मैं बात कर लूँ तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग करने के बाद जो है ये 3 मई, कब, तो कब, ये ध्यान रखना 3 मई, ये डेट पूछे जाते हैं, 3 मई 1939 होगा ना भाई, है ना, 1939 ईस्वी को जो है क्या किया था, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। और सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्या होता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही था, भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्य में से एक था। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, 1928 और 1939। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू जो है क्या था, कौन बता सकते हो। बिल्कुल सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जो है जलपोत था। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत कायदे से मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ। तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जो है जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरुदेव सिंह
ने किराए पर लेकर उस पर जो है कितना, तो 376 ये डेटा ध्यान रखना है ना, ये पूछे जा सकते हैं। 376 जो है यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह, जगह का नाम था बंदरगाह का कि वैंकूवर की ओर जो है, कनाडा के बंदरगाह से वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। और तट पे पहुंचने के बाद जो है कनाडा की जो पुलिस था तो भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने पर रोक दिया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण था, ये महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है ना। तो 84 का बिल्कुल डी हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डी, कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से जीते थे, जो कि बिल्कुल गलत है, आप सबको मैं बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 84 है भाई, दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी, है ना, लिबरल पार्टी के टिकट पर जीता था, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनुदारवादी, नहीं गलत है, उदारवादी पार्टी से जीता था। बाकी जो है दादा भाई नौरोजी जो आप देखेंगे तो इन्होंने पॉवर्टी एंड जो है अन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत बताया था। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, बिल्कुल सही है। और इन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है ना। तो गलत आपको ढूंढना था, तो जो कि ये डी था। अगला क्वेश्चन है भाई, मैं थोड़ा सा फास्ट में आप लेके चलता हूँ। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल डी क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी का एक ही लक्ष्य था भाई, कि महात्मा गांधी का था कि राजनीतिक को सामाजिक उत्थान और कल्याण के लिए सक्रियता इन्होंने समझे थे। इसके संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण दिया था, है ना। और विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का जो है प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए जो है सक्रिय करना था, इनका था ये। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धाराएं, आप देख सकते हैं धारणाएं बोलते हैं, धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उसके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 86 नंबर का, बता सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। आप देख सकते हैं ये इन्होंने इसमें लिखा था, है ना। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने अपने जो है दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन स्कीन की पुस्तक पढ़ी थी, और गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस पुस्तक ने उनके जीवन में परिवर्तन कर दिया। और इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया जो प्रमुख था, मैंने आपको बोल दिया ना। तो जो प्रमुख, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, तो वो 3 बात वहाँ से जो नोटिस किया, 3 में से एक ये था। आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ 87 का आप लोग जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन है कि इंडिया को वन मेन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया। 87 का बिल्कुल सी हो जाएगा, माउंटबेटन। देखो भाई माउंटबेटन के बारे में चर्चा कर लो, तो माउंटबेटन गांधी को वन मेन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया, है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, माउंटबेटन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग पता ही है, तो बी हो जाएगा, नकदी फसल होगा क्या, गलत मुझे लग रहा है। 88 का चंपारण आंदोलन 1917 में होता है ना, हाँ वही नकदी फसल में ही ये आता है, ठीक है, बी ही होगा। देखिए चंपारण आंदोलन जो है ये भी ध्यान रखना 1917 में होता है, आप सबको बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। तो मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप जो है प्रारंभ किया गया था। देखो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था करने का मतलब 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा जो ज़मीन पर जो है नील का खेती है ना, नील का खेती करना अनिवार्य कर देता था। और नील का जो खेती है ना ये नकदी फसल में आता है, ध्यान रखिएगा, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। तो 3 कट्ठा ज़मीन पर जो है नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था, और इसी के विरोध में गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया, और जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि इसके बाद 1918 ईस्वी में कृषि राहत अधिनियम, मतलब कि चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 में लाया जाता है, और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है ना। तो डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ, इसके बारे में आप लोग समझ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। H9 का बिल्कुल बी हो जाएगा भाई, रॉलेट एक्ट। देखिए भाई रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में लागू किया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी जो है हड़ताल का आयोजन कराया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, आप सबको पता हुआ है। और हुआ किस लिए था, तो वहाँ पर जो है अमृतसर में शांतिपूर्ण जनसभा हो रहा था, और उसी जनसभा में जो है जनरल डायर ने, जाहिर सी बात नहीं हत्थे लोगों पर क्या किया, इन्होंने एकदम गोलीबारी चलाना शुरू किया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन। तो महाराजा रंजीत सिंह के जो है राज्य की राजधानी थी। 90 का आंसर क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल लाहौर था। तो देखो भाई 1978 में ये डेट पूछे जाते हैं, तो 1900, मैं बोल रहा हूँ 1978, 1778 होगा यार, 1778 नहीं 98 ईस्वी में, ठीक है। 1798 ईस्वी में जो है अफगानिस्तान के शासन, जिनका नाम था जमान शाह, ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी पोते जो है तोपे चिनाब नदी पर जो है गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भेजवा दिया, है ना, जमान शाह का, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूँ क्या, जमान शाह का तोप गिर गया था, जमान शाह का तोप जो है गिर गया था चिनाब नदी पे, तो इन्हें रंजीत सिंह ने क्या किया, तो भेजवा दिया उठा के, है ना। तो उस सेवा के बदले जो है जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दिया। और 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल उस समय का जो लाहौर था, तो वहाँ पर क्या किया, अधिकार किया, और वहाँ पर राजधानी भी बना लिया था। तो ये लाहौर राजधानी बनाने का पीछे का कहानी भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो हिस्ट्री में या बाकी सेक्शन में एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना होता है, तभी लंबे समय तक याद रहेगा। भारत के संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में जो है उल्लेखित योजना पर आधारित है। 91 नंबर का बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं डिटेल में यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, इसके बारे में बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। 92 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा भाई, स्वराज पार्टी 1934 में। देखो भाई मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय का अधिकार की मांग किया और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधित्व की एक संविधान होनी चाहिए, और जो संविधान का निर्माण करेगी। तो भारतीय की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला 93 का, 92 हो जाएगा, 92 था ना यार, हाँ 92 है, एक मिनट, हाँ ठीक है, हमको लगा कि क्वेश्चन शायद मिस तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है। वित्त विधेयक, ठीक है ना, 93 का बता दो सभी लोग, बिल्कुल ये हो जाएगा आर्टिकल 117 में। देखिए संविधान के अनुच्छेद 117 में जो है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का जो है विधि द्वारा विनियमन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 121 में बात करो तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किए गए किसी आचरण के संबंध में देखा जाए तो संसद में चर्चा पर जो है निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में जो है अध्यादेश करने का प्रावधान है। तो ये आपको इसके बारे में जानना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 117 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान भारत के संविधान के अंतर्गत जो है आर्थिक योजना का विषय है, किसका विषय है आर्थिक योजना, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से कोई निर्दिष्ट नहीं है, क्या होगा, बिल्कुल सी हो जाएगा भाई, ये समवर्ती सूची है। मैं देखिए समवर्ती सूची की जो है प्रविष्टि संख्या 20 में देखा जाए तो आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है ना। तो ये आपने बेसिक सा क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में जो है प्रतिबिंबित होता है। 95 का बिल्कुल ए हो जाएगा, उद्देशिका। देखिए भारत के संविधान के जो है निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रिम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। कौन, तो प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में देखा जाए या फिर संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में जो है प्रमुख भूमिका निभाई है। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है 4 ऑप्शन में से। देखो यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू की एक मिनट
कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है ना, धर्मनिरपेक्ष जिसे हम लोग पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, तो ये शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे, है ना। यह शब्द जो है 1976 में, है ना, तो 1976 में जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 में, है ना। कितने नंबर का संविधान संशोधन के तहत? तो आप कहेंगे सर 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, है ना, तो उसके तहत जो है इसमें जोड़ा गया है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गलती मत करिएगा भाई साहब, है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता हो तो क्या होगा भाई, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो आंसर क्या होगा, एक मिनट इस लाइन को समझिएगा, डी हो जाएगा। देखो, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य क्या होता है कि लोकसभा में सरकार के अल्पमत आ जाने से होता है ना। मतलब कि लोकसभा में क्या होगा, जो लोकसभा का मत होना चाहिए, है ना, तो वो नहीं रहता है ना, तो अल्पमत कम मत आ जाता है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा, है ना। तो चूंकि मत नहीं है, जाहिर सी बात ये करना पड़ेगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो घुमा के पूछा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। किसे? तो सर्वोपरि कौन है? जनता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में है तो खाली नाम का दिया है, लेकिन सर्वोपरि अभी कौन है? अफसरशाही है। आप देखेंगे जाके, तो एक छोटा सा ब्लॉक में जाके देखिए ना, कितना घुसखोरी चल रहा है ना। और बोलोगे आप तो आप ही के ऊपर में पता नहीं कौन कौन सी धारा लगा देते हैं ये लोग। तो ये सबको बदलना है यार, है ना, कुछ स्टेट से सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जो है नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? 99 का। तो आंसर हो जाएगा डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का मैं बात कर रहा हूँ। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने अथवा जो है उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। तो राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, सिर्फ संसद को है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? 4 ऑप्शन है। तो भाई देखो, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा हो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में ने जो है समर्थन किया था। बाकी ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा ये गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी न्यूज़ में था। तो भाई आर्टिकल 15 यहाँ पे होगा ऑप्शन में, देख लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में, है ना। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) क्लोज 15 आर्टिकल 15 का क्लोज 4 और 16 का क्लोज 4 के प्रावधान के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी के लिए आरक्षण सेवा का प्रावधान है। और 103वें नंबर का संविधान संशोधन 1919 में जो किया गया था, तो ये 15(6) और 16(6) में EWS के लिए आप सबको पता है प्रावधान किया गया आरक्षण का। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय है ना। तो देखिए, अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, अच्छा ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन था ना, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का। हाँ, तो इसका हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण एवं भारत के संविधान का जो है अभिभावक माना जाता है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देता है? तो आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को। देखो भाई, संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा? तो 56। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 का 1 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उस भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) के तहत। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, लोकसभा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में भी है। तो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आंसर हो जाएगा 2031 तक। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर 2026 तक रहेगा, तो भैया 2026 में जनगणना होगा, उसके अगले 5 साल तक यह क्या होगा? यथासंभव रहेगा। तो आंसर क्या होगा? 2031 तक रहेगा। इसके बारे में डिटेल में मैं दे चुका हूँ PDF में। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ना। 105 नंबर का हो जाएगा बी। यह एक जो है संवैधानिक क्या है?
संस्था है ना। तो ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, तो इसका भी बी ही आंसर हो जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो 107 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। देखो भाई, मौलिक अधिकार जो है आप सबको पता है किसमें है, तो सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार संविधान, अच्छा मौलिक कर्तव्य है ना, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो राज्य के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो 6 में है ना। उसके बाद अगला जो देखिएगा तो भारत का जो है महान्यायवादी के बारे में देखा जाए तो कौन से भाग में है? महान्यायवादी की मैं बात कर रहा हूँ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे इसे काट लीजिए, ये अनुच्छेद कितना में है? तो 5 का जो है, सॉरी भाग 5 में है, आप सबको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद आर्टिकल जो है 76 में, 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है ना, इसके बारे में चीज़ें बताया गया है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है आप देख सकते हैं, यह जो है भारतीय संविधान के 14 में है ना, कितना में? तो 14 में प्रावधान है। तो ये सब है, तो ये सी वाला गलत था, तो आंसर क्या होगा? सी। गलत ही आपको ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है दोबारा, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 117। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय मैं बोल रहा हूँ, तो सी हो जाएगा। समवर्ती सूची में आर्थिक योजना आता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन शायद मुझे रिपीट लग रहा है ना, तो संघीय, एक मिनट यार, ये कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये उद्देश्य का, ये भी क्वेश्चन रिपीट लग रहा है यार, है ना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, 112 नंबर का। गलती तो नहीं कर दिया टेस्ट में? ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है भाई। क्वेश्चन है 12 में क्या है भाई? संविधान की प्रस्तावना में कौन कथन सही है? तो इसका भी समाजवादी पंथ निरपेक्ष, अरे यार क्वेश्चन तो रिपीट है, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। पॉलिटी का क्वेश्चन ना 2 बार रिपीट हो कर दिया है बच्चा, है ना। चलो कोई नहीं, 113 तक होगा, तो 113 में भी डी होगा, प्रधानमंत्री। अच्छा 113 का क्या है कि क्वेश्चन का, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा जो है पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी त्यागपत्र जो है पेश कर देगा, ठीक ना। ये भी रिपीट है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, अगला है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, तो सी हो जाएगा, जनता को जो है सरकार को चुनने का क्या है भाई? चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? 115 का, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं, एक राज्य संघ, एक राज्य संघ और राज्य क्षेत्र में शामिल करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 16 का, तो इसका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है यार, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर दिया। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 2 बार पॉलिटी का क्वेश्चन दे दिया है। संविधान के अंतर्गत संविधान का संरक्षक कौन है? 118 का, सर्वोच्च न्यायालय। हम लोग अभी किए ना, भारत राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन में से, देखो ये क्वेश्चन रिपीट है यहाँ तक, है ना। तो इसका आंसर क्या? 120 का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉलिटी के बाद जो है अगला क्वेश्चन है, ये है पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर दिया है? तो 2 बार रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में कह रहा है कि डायरी के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो, ठीक है। देखो शब्द को पकड़िए, तो डायरी बोला है भाई, तो कितने लोग बता सकते हो? तो ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, 120 बार हम लोग वैसे बना सकते हैं। तो अब देखिएगा, तो डायरी में टोटल आप देखें काउंट करिएगा तो कितने लेटर है, तो आपको जगह सर 5 है ना। देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, है ना, 5 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, है ना। तो आप इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, है ना। अब सबको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 के 20 या 60 गुना 120, है ना। तो 120 हो जाएगा, कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई कि 55 विद्यार्थियों की कक्षा में जो है 34 क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं, 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2-2 खेल में से कम जो है 1 खेल खेलना पसंद करता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट बैडमिंटन दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। बता सकते हो कैसे आप बनाओगे इसे? तो देखो भाई, कुल जो है विद्यार्थी की संख्या टोटल कितना है? तो आप कहेंगे सर 55 है, ठीक है ना। 55 है यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या।
और इसमें आप देखा जाए तो क्रिकेट जो खेल रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्रिकेट जो खेल रहे हैं, हिंदी में लिख दूँ क्या, क्रिकेट कितना खेल रहा है, तो आप कहेगा सर क्रिकेट जो है 34 है ना, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्रिकेट कितना खेल रहा है 34। उसके बाद आप देखेंगे तो बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे सर बैडमिंटन जो खेल रहे हैं वो कितना खेल रहे हैं, तो ये 26 है ना, आप देख सकते हैं। तो दोनों को आप काउंट करिए तो कितना हो जाएगा, 34 + 26 -55 कर लो, आंसर निकल जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये अगर करिएगा तो कितना का 3 × 2 = 5, लगभग ये 60 हो गया, -55 कर लो तो कितना हो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। कुछ था ही नहीं यार आप क्वेश्चन में। तो ये जो निकला है ये 5 जो है ये क्या है, क्रिकेट और बैडमिंटन, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिकेट और बैडमिंटन, जो कि मैथ वाले क्लास में मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे दो आकृतिक जो है संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल कितना है भाई 2400 है और इनके वर्गों का योगफल इतना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन सब है, बनाइएगा आप सभी लोग, बता सकते हो या बना दो इसे, ऑप्शन भी बना सकते हैं। देखो 6 चौके 24 और चूँकि यहाँ पे बोला कि दो आकृतिक संख्याओं कौन से जिनका गुणनफल इतना है, तो भाई देखो 6 40 गुने इसको करो, ये 2400 हो जाता है, और उसके बाद वर्गों का योग, तो 6 × 3600 प्लस जो है 4 चौके 1600 करते हैं तो कितना हो जाएगा 5200 हो जाता है। दोनों को जोड़िएगा तो 6 × 12 ये 5200 हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर साफ साफ नज़र दिख रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई 100 और 500 के बीच कितना, तो ये 4 5 6 से विभाजित जो है संख्या होगा, है ना। तो इसको करना ये होता है ना। आपको बनाने का तरीका यह है कि तीनों का जो क्या करना है एलसीएम ले लेना है ना, लघुत्तम समावर्त एलसीएम कर लेना है। एलसीएम करिएगा तो आप 5 के 20 या 60 है ना, तो लघुत्तम जो निकल के आएगा 60 निकल के आएगा, है ना। अब 60 से देखिएगा ये 60 लघुत्तम निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो इससे आगे बढ़ोगे तो चूँकि आप इसे 6 मान लो, छोटा कर लो, ऐसे कर लो, छोटा कर लो, इसे चलो हम इधर छोटा कर लेते हैं ना। ये 10 हो गया, ये 50 हो गया ना। अब यहाँ पे 6 से काटना है तो क्या क्या कर सकता है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 6 से जो कटेगा तो 6 से बड़ा ही कटेगा, है ना, 6 से बड़ा ही कटेगा, है ना। यहाँ पे देखो ये 50 है और ये 10 है, 6 से काटना है आपको, तो देखो 6 दूना 12 काट सकते हो, है ना, 12 6 × 18 काट सकते हो, है ना, 180, 14 12 7 18 6 चौके 24 काट सकते हो, 30 को काट सकते हो, है ना, 30 के बाद 36 को काट सकते हो, 42 को काट सकते हो, 48 को काट सकते हो। कहने का मतलब 48, और चूँकि यहाँ पे सब पे 0 है, आप ये समझ जाए ना, है ना। देखो यहाँ पे 1 हो गया, ये 620 है, 360 है, ये 300 है, ये 240 है, ये 180 है, ये, है ना। तो कितने बार कट रहा है ना। अगर यहाँ पे भी 0 फिर से लगा तो वही संख्या आ गया, तो इतना के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 आंसर क्या बस होगा, कुछ नहीं था, निकालना होता है क्वेश्चन संख्या को। अब अगला क्वेश्चन है भाई 125 नंबर का, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 16। ये तो आपको देखो ये लुप्त संख्या को याद करना था, मैं रीजनिंग में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। जैसे ये 17 पे आता है ना, ये 17 पे आता है, एन कितने पे आता है, तो आप कहेंगे सर 14 पे आता है, ये 11 पे आता है, और ये 5 पे आता है। तो देखो कितना का इंक्रीज हो रहा है ना, तो 3 का, है ना, 3 का, तो ये भी इसमें से आपको क्या करना है, 3 फिर से क्या करना है, नीचे घटाना है, 11 में से 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 नंबर पे कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर 8 नंबर पे आ जाएगा, है ना। आई 9 पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, इसका मतलब एच आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि माइनस का 3 3 यहाँ पे माइनस का 3 3 हो रहा है अगर पीछे जाओगे 17 से पीछे, तो है ना। चलो अगला क्वेश्चन है भाई 127 का, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एप्पल के अक्षर में कितने तरीके से वही क्वेश्चन फिर से व्यवस्थित करना है, एप्पल वाला, है ना। कितने लोग बता सकते हैं 128 का, मैं इसे छोड़ देता हूँ, आप लोग बताना कितने लेटर है। देखो 1 2 3 4 5, अब कहिएगा सर ये तो फिर से रिपीट हो गया, है ना, वही फैक्टोरियल वाला है ना, 5 × 4 × 3 × ये वाला। अगला क्वेश्चन है भाई 29 का, इसका ए हो जाएगा, कुछ नहीं था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 130 का क्वेश्चन है 130 नंबर का क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि घंटे का संबंध सेकंड से है, तो उसी तरह टर्शियरी का संबंध किससे है ना, बता सकते हो ना, कुछ नहीं था भाई, प्राइमरी से होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है भाई सरहुल महोत्सव, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अब आ गया, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है कि सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस
राज्य में मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। बिल्कुल झारखंड में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंगा राष्ट्र जो हाल ही में भूकंप के कारण जो है खबरों में था, तो किस महासागर में स्थित है ना, टोंगा राष्ट्र। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो था मैं 28 नंबर बताता हूँ। एप्पल में है ना, देखो भाई यहाँ पे P 2 बार है, तो हम लोग फैक्टोरियल जो लिखते हैं ना, तो ये 5 गुने, जो कि कितना इसमें लेटर है देखिएगा, तो 5 लेटर, 1 2 3 4 5, जो संख्या रिपीट होता है उतने से नीचे में भाग देना होता है। तो देखो P 2 बार लिखा हुआ है, तो एक तो ये 5 गुने 2 गुने 3, क्या कर रहा हूँ यार, 5 गुने 4 गुने 3 गुने, 1 मिनट, 3 गुने 2 गुने 1 करते हैं, फिर ये डबल एक संख्या 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे नीचे में 2 फैक्टोरियल हो गए, तो 1 गुने 2 हो जाएगा यार, सॉरी 2 गुने 1 हो जाएगा। तो देखो इसको कट कर दो, 5 चौके 20 या 60 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे अभी यहाँ पे देखें तो नजर गया, तो मेरे माइंड पे आ गया। हाँ, क्वेश्चन ये था कि टोंगा राष्ट्र जो हाल ही में भूकंप के कारण खबरों में था, किस महासागर में स्थित है? 132 का हाँ बी हो जाएगा, जो लोग बी टिक किए हो, है ना। यह जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सरकारों ने किन 2 प्रकार की चिकित्सा आपूर्ति के उपबंध पर जो है नज़र रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना, जोविन लॉन्च किया है? तो 133 का जो आंसर हो जाएगा, जो लोग भी बी टिक किए हैं बिल्कुल सही है। यह जो है एंटी रेबिज टीके और जो है एंटी जो है स्ट्रिक वेनम जो है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में ARV और ASV। अगला क्वेश्चन है 37वां कथक महोत्सव 2025 कहाँ जो है आयोजित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 134 का आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष जो है किस दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 35 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक साल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जो है महिला उद्यमी को समर्थन देने के लिए लखपति भाई देव योजना शुरू किया है? तो ये भी आंसर हो जाएगा ए, असम सरकार ने ऐसा पहल शुरू किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पाली में त्रिपिटक की जो है एक प्रति भेंट की? तो 137 का सी हो जाएगा, थाईलैंड। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में जो है महिलाओं और पुरुषों 2024 की मैं बात कर लूँ तो चयनित सांकेतक और डेटा प्रकाशन जारी किया है? तो 138 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यह जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना। द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है? 139 का, और ये क्वेश्चन अभी लगातार न्यूज़ में था, तो ये भाई गुजरात में है द्वारकाधीश, है ना, बी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB को जो है समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है? तो 140 का आंसर हो जाएगा सी, एक राज्य एक RRB, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस जो है राज्य सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर में हाल ही के जो है अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति की पहचान हंटा वायरस के जो है एकमात्र वाहक के रूप में की गई है? तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, है ना, काला चूहा होगा क्या? शायद काला चूहा ही हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन राज्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सिक्किम हो जाएगा इस बार का, तो आंसर हो जाएगा ए। भारत भर में जो है रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और जो है पुनः विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो 144 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ना, अमृत भारत स्टेशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता पर जो है संयुक्त समिति की 8वीं बैठक का मेजबान कौन सा देश है? तो 145 का आंसर ये हो जाएगा, भारत इस बार का है। रामगढ़ झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? नाम से पता चल रहा होगा रामगढ़, है ना, आपने फिल्म भी देखा होगा, तो रामगढ़ है ये, है ना। तो आप झारखंड मत टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन में झारखंड नहीं है ना, राजस्थान में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व चागस रोग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। लंबे समय से जो है लुप्त मखमली कृमि जो है प्रजाति टाइफलोपेरिपेटस विलियम सोनी जो है को कितना, तो 111 वर्षों के बाद किस भारतीय राज्य में पुनः यहाँ पे खोजा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका अरुणाचल प्रदेश में, है ना, 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरीन प्रयोग जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? कैटरीन आंसर ये जर्मनी हो जाएगा, ये इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
रोंगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो 150 का ए हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो कंप्लीट जो है यहाँ पे इसमें इस मॉक टेस्ट में क्या था ना कि पॉलिटी का क्वेश्चन ना, पोल साइंस का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है तो, क्योंकि यहाँ पे वो जो टाइपिंग करने वाले हैं ना शायद रीचेक नहीं किया होगा, है ना, तो इसलिए कॉपी पेस्ट कई बार हो जाता है, तो सीरियल वाइज में आ जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला जो है सेट नंबर 14 बहुत जल्द जो है अपलोड हो जाएगा। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सारे जो क्वेश्चन आपने देखा, जो सारे क्वेश्चन था जहाँ से बीपीएससी जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया भी गया था, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।